नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के लाइव प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। हमारी पॉलिटी की जो आज का टॉपिक है वो है हमारा पार्ट फर्स्ट या अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाग फर्स्ट की बात हमने करी है। टोटल 22 भाग हैं, तो सबसे पहले वीडियो हमारी पार्ट फर्स्ट की आनी है। तो पार्ट फर्स्ट में क्या रिलेटेड है हमारा? पार्ट फर्स्ट में हमारा है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। 22 के 22 भाग जो थे उनका एक बार मैंने शॉर्ट नोटिस या शॉर्ट थ्योरी आपको ऐसे दी थी कि आपके 22 भाग को में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से अनुच्छेद इससे रिलेटेड है। तो उस 22 भाग में से आज सबसे पहला हम भाग फर्स्ट को उठाते हैं, जिसमें हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक को हम अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद पहले में क्या है, अनुच्छेद दूसरे में क्या है, और तीसरा और चौथा, ऐसे सारे अनुच्छेद को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्लास है यार। और ये शुरुआती जो क्लास हैं या भाग हैं, जो भाग 5 या 6 तक हैं, ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे भाग 6 तक हैं संविधान में। तो इसको आप एक बार सही से पढ़ लो, और अगर पढ़ रखा है तो एक बार रिवाइज के तौर पर आप इसको देख सकते हो। आप नोटिस करना कि आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये चीज़ जो मैं बताऊँगा ये कुछ नहीं होंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारा जो भाग फर्स्ट है, जो अनुच्छेद पहले की बात करते हैं, उसमें लिखा है इंडिया डेट इज़ भारत राज्यों का संघ होगा। उसका मतलब ये है जो हमारा भारत देश है, या एक भारत इसे भी राज्य बोलते हैं ना। संविधान की जो भाषा होती है उसमें संघ किसको बोला जाता है? संघ, उसमें राज्य उसको बोला जाता है जिसके पास कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो पूरी होती हैं, फुलफिल होती हैं। जैसे उसके पास भूमि होगी, जनसंख्या होगी, सरकार होगी और संप्रभुता होगी। संप्रभुता मतलब उसे किसी निर्णय लेने की जो है किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी, वो स्वतंत्र होगा कुछ निर्णय लेने के लिए, जो कि भारत है। तो इंडिया डेट इज़ भारत, ये पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया डेट इज़ भारत राज्यों का संघ होगा। अब इंडिया भी लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए क्या है। देखिए, हमारे संविधान सभा में दोनों तरह के लोग थे। कोट पैंट वाले, सूट बूट वाले भी थे और धोती कुर्ता वाले भी थे। मान के चलना पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइप भी थे, और हमारे संविधान सभा के भाग नहीं थे, लेकिन ये मान के चलना कि महात्मा गांधी के तरह के भी लोग थे जो बिल्कुल साधारण थे। तो ये चाहते थे कोट बूट सूट बूट वाले कि भारत जो शब्द है या नाम है ये कुछ कम इम्प्रेसिव है, ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, कुछ अकवर्ड सा लगता है, ये अजीब सा लगता है। जबकि धोती वाले मानना यह था कि ये हमारे भारत से उत्पत्ति हुई है, तो इसको भारत जो देश का नाम है हमारा, ये सबसे ठीक है और हम इसको चलाएंगे और देश में पूरे दुनिया में अपनी संस्कृति का परचम लहराएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का मानना यह था कि कुछ ऐसा शब्द लिया जाए या कुछ ऐसा नाम लिया जाए जो हम विदेश में भी उसको नाम लें तो काफ़ी प्राउड मोमेंट हमें फील हो, काफ़ी हमें गौरवित महसूस हो। तो उन्होंने इस वजह से इंडिया लिया, और इस पर फिर सहमति बनी, क्योंकि जो संविधान सभा में जो भी काम हुए हैं वो सहमति से हुए हैं। पहले मतभेद होते थे, मतलब कुछ टॉपिक उन्होंने उठाया तो उसमें दोनों तरह की राय मिलती थी, पॉजिटिव नेगेटिव भी, लेकिन तब तक उसको राय को नहीं लिखा जाता था, कंक्लूजन को, जब तक उन पर सहमति नहीं बन जाती थी किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी विषय को लेके। जैसे ये भी एक विवादित हो गया था कि यार नहीं मैं इंडिया लिखूँगा, वो बोले नहीं ये भारत लिखा जाएगा। तो इस पर फिर सहमति हुई कि आप इस तरह से लिखो, इंडिया डेट इज़ भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो ये सहमति बनी। तो इस सहमति के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे? जो संविधान सभा के 200+ मेंबर थे, सभी जो है इसके लिए जिम्मेदार थे। उनके आपस में बीच में ही ये चीज़ें हुई, वार्तालापें हुई, और जो है चीज़ें यहाँ से शुरू हुई हैं। तो पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है? इंडिया डेट इज़ भारत जो राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि भारत मैंने बताया संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था है हमारी, एक मजबूत संघ को बनाया गया है। राज्य के लिए विशेष अधिकार हैं, लेकिन जो मजबूत है वो संघ है। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, या केंद्र है हमारा, जो सरकार है, वो राज्य की सरकार से ज़्यादा कहीं ना कहीं शक्तिशाली बनाई गई है, उन्हें ज़्यादा जो है शक्ति प्रदान की गई है संविधान द्वारा। तो ये होगा। इसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हमारे जो संविधान में, या सॉरी प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश की क्या आप लोगों से बता सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? आप बता सकते हो क्या? एक बार मैं ऐसी रफली भारत का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ।
ये लगभग लगभग आप इसको मान लीजिए कि भारत है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या है? ये भारत है। अब इस भारत में देखना, समझ में आ रहा है कुछ? अभी और देखते रहो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9। ये मैंने क्या बनाए? ये बनाए मैंने केंद्र शासित प्रदेश। एक तो यार सबसे पहले आपको राज्यों की स्थिति पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य हमारा कहाँ उसकी लोकेशन है या कहाँ उसकी पोजीशन है। ठीक है, लेकिन ये हमारे बनाए केंद्र शासित प्रदेश। ऊपर वाले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, ये हमारा दिल्ली, ये हमारा है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ये है दादर एवं नागर हवेली। ये क्या है हमारा नीचे? ये हमारा नीचे है भाई क्या? लक्षद्वीप। ये हमारा लक्षद्वीप है और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। ये क्या है? ये हमारा है पुदुचेरी। ये हमारा पुदुचेरी है। गिनो कितने हो गए भाई? गिनना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। ये तो 9 हो गए भाई। है कितने? 8। तो हुआ क्या है, ये दमन दीव और ये दादर एवं नागर हवेली जो है, इनको दोनों को एक मिला दिया गया है। ये दोनों एक हो गए। अब फिलहाल में जो दादर नागर हवेली है और दमन दीव है, ये दोनों मिलकर एक बन गया है। तो अब कितने हुए? अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारे 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इनकी थोड़ी थोड़ी मैं कहानी बता दूंगा आपकी। जैसे लक्षद्वीप की बताता हूँ। लक्षद्वीप की कहानी ये है भाई कि ये ऐसा एक क्षेत्र था जिस पर किसी का कब्जा नहीं था, ऐसे मान के चलो। तो इसमें क्या हुआ, हमारी भारत नौसेना को पता लगा कि एक जगह है, तो इसका नाम पहले लक्षद्वीप नहीं था। इसका नाम पहले लक्षद्वीप नहीं था, लक्कादीवी, अमीन दीवी, मिनिकोय द्वीप था। लक्कादीवी क्या था? लक्कादीवी, अमीन दीवी, मिनिकोय द्वीप समूह था इसका पहले नाम। तो इस पे भारतीय सेना गई, तो उन्होंने जाके अपना देखा इधर उधर कुछ नहीं है, तो अपना झंडा गाड़ दिया। वहाँ कुछ दिन रुकना ही था भाई। जब हमारा देश या हमारा एक क्षेत्र हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो उन्होंने क्या काम करा, दो या ढाई घंटे बाद देखा कि उधर से पाकिस्तान का जहाज आ रहा है, समुद्री जहाज, मतलब समुद्र का ही एक रास्ता है, तो वो जहाज अपना आ रहा है। तो वो जहाज देखते हैं भारतीय सेना वाले कि पाकिस्तान भी अपना झंडा लेकर आ रहा है, तो उन्हें पता लगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र है जो आज़ाद है, उसे आप अपने कब्जे में ले सकते हो। लेकिन देखा क्या कि वहाँ तो इससे पहले, उनके पहुँचने से पहले भारत का झंडा ही लहरा रहा है। तो वहीं से उन्होंने अपना जहाज जो है वापस मोड़ लिया। तो अगर 2-2.5 घंटे या 3 घंटे लेट होती भारतीय सेना, तो वहाँ का पाकिस्तान का झंडा दिखता है। तो लक्षद्वीप की कुछ ना कुछ कहानी इससे रिलेटेड है कि भाई इस पर तो कब्जा सिर्फ हमारा 2-2.5 घंटे का था। 2-2.5 घंटे पहले हम पहुँच गए तो हमारा कब्जा हो गया, थोड़ा लेट पहुँचते तो पाकिस्तान का हो जाता, बस इतना ही होना था। अब बात करते हैं इसकी अंडमान निकोबार की। यहाँ एक हमारे राजा हुए हैं चोल साम्राज्य के, राजेंद्र प्रथम। ये चोल साम्राज्य के या चोल शासक थे, चोल उनका साम्राज्य का नाम था। जैसा मुगल होता है या दिल्ली सल्तनत होता है, उनमें उनके नाम था, शासनकाल होता है, जो शासनों के नाम थे उसका नाम राजेंद्र था। शासन या उनकी आप बोल लीजिए जो वो थी चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य या चोल राज्य का दर्जा था इसे, मतलब इनका शासन चल रहा था। जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ बच्चन फैमिली है और खान फैमिली है, इस तरह से। तो ये राजेंद्र जो प्रथम थे हमारे चोल साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे। तो इनका साम्राज्य था, इनका राज्य चल रहा था वहाँ पर, तो इनके अधीन था ये। तो उन्होंने क्या काम करा, जो डच पहुँचे यहाँ, तो डच पहुँचे किस लिए थे? व्यापार करने के लिए।
तो डच ने वहाँ जाके अपना व्यापार करा, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया इसको, इनको खदेड़ दिया राजेंद्र को। उसके बाद 1775 के आसपास डचों ने जो है 1775 के आसपास ये हमारा अंग्रेजों को दे दिया, अब अंग्रेज क्या करते थे, आपने तो ये तो सुना ही होगा कि काले पानी की सजा है। जो हमारे बड़े नेता थे, लीडर थे, उन्हें यहाँ से उठाते थे भारत से और यहाँ डाल देते थे। यहाँ चारों तरफ पानी पानी है, यहाँ कुछ है थोड़ी ना, यहाँ तो एक ये द्वीप है, एक यहाँ है, छोटे छोटे द्वीप थे बस, छोटे छोटे मिट्टी का वो था, एक स्थल भूमि थी, फिर उसके चारों तरफ जो है पानी था। तो इस पानी को ही, पानी नीला ही है, नीले कलर का है, जैसा हमारे यहाँ पानी होता है ऐसे होता है। काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि दूर दूर तक पानी था, वहाँ कुछ कोई सुख सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो यहाँ इनको कैद कर लिया जाता था यहाँ जेल में। तभी तो बोलते हैं ना कि हमारे नेता को काला पानी की सजा हुई, उसको हुई। तो काला पानी अंग्रेजों ने, इसका मतलब ये था कि जो भी बड़े नेता लीडर थे, जिन्हें उनको डर था कि ये भारत के खिलाफ या भारत के लिए कुछ करना दे हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, तो उन्हें यहाँ भेज दिया जाता था, अंडमान निकोबार। इसको ही वे काले पानी की सजा बोलते हैं हम अपने शब्दों में, कि अंडमान निकोबार जो चारों तरफ वहाँ पानी पानी है, पानी लेकिन नीला ही है, लेकिन पानी की सजा उसे हम बोलते हैं। अब पुदुचेरी की बात आई है, तो पुदुचेरी को जो हमने अपने अधीन लिया है, तो वो कहाँ से लिया है पुदुचेरी को भी, वो भी हमारे अंडर नहीं था, पुदुचेरी भी हमारे अंडर नहीं था, ये भी डचों के खिलाफ उसके अधीन था, ये भी पुदुचेरी भी। तो हमने जो 14वां संविधान संशोधन किया था 1962 में, 14वां संविधान संशोधन, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। आ जाओ, अब बात करते हैं हम पुदुचेरी की। हमने 14वां संविधान संशोधन किया 1962 में और इसको अपने इसमें मिला लिया, या पूर्ण राज्य का इसे दर्जा दे दिया गया। और जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो इसमें एक अनुच्छेद भी जोड़ा जो 239A है, जो 239A अनुच्छेद 1 से रिलेटेड 239 का सब क्लॉज ए। संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 14वां संविधान संशोधन हुआ। और इसी में हमारे ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैं आपसे पूछूं, कि जिनमें हमारी विधानसभाएं काम करती हैं, मतलब जहां हमारा सीएम बनते हैं। तो एक उनमें से पुदुचेरी है, एक हमारा दिल्ली है, तीसरा कौन सा है बताओ आप? पता है तीसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ये चीजें, तो हमारी इसमें पुदुचेरी में भी विधानसभाएं काम करती हैं। और इनका रोल, दिल्ली और पुदुचेरी का रोल, हमारे जो ये होता है ना राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें भी इनके रोल होता है, क्योंकि विधानसभा है इनमें, तो विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं इनके। ठीक है, अब ऐसी बात करते हैं हम इसकी, कौन सी? अपनी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में हुआ हमारा 69वां 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा? 1991 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। और इससे अनुच्छेद जोड़ा गया हमारा 239 का ए का सब क्लोज ए का 239वें का क्लोज ए का सब क्लोज ए, ये हमारा जोड़ा गया दिल्ली के लिए। और दिल्ली को ही हमारा किसका दर्जा है? राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 69वां संविधान संशोधन जब हमारा हुआ 1991 में, तभी ही जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को इसका दर्जा दिया गया, जिसको हम एनसीटी बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहले मैंने बताया ना, ये दादर नागर हवेली, ये हमारी सन 2020 में ये दोनों एक हुई हैं। उससे पहले हमारे 9 थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन फिर ये दोनों एक हो गए, एक बन गया, तो हमारी टोटल जो संख्या है अब केंद्र शासित प्रदेशों की, वो अब 8 है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड है, हमारा अनुच्छेद जो पहला है, क्या लिखा है कि जो हमारा
इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह होगा। ये हमारा अनुच्छेद पहले में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद पहला आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अनुच्छेद पहले में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये है कि हमारी, अभी मैंने खैर बताया है आपको, लेकिन एक क्वेश्चन उससे पहली वीडियो का मैं आपको देता हूं, उसको आपको बताना है कि मैंने बताया था कि मंत्री परिषद बनने के लिए या मंत्री परिषद का गठन जब होता है तो निचले सदन का, हमारा निचला सदन कौन सा, लोकसभा, लोकसभा का 15% जो बहुमत होता है या 15% जो मेंबर होते हैं उनका हमारा मंत्री परिषद में बैठने की अनुमति देती है। 15% लोग हमारे सांसद जो है वो मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये दिल्ली के लिए एक अलग केस है। तो दिल्ली का जो निचला सदन है, तो आप मुझे बताइए कि कितना परसेंट वहाँ के हमारे मंत्री बन सकते हैं, मंत्री परिषद का हिस्सा बन सकते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना या इंग्लिश में बोलूं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, प्रवेश आप बोल सकते हो, स्थापना एवं प्रवेश, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड एडमिशन, एडमिशन। इसे देखो क्या होता है। आर्टिकल जो हमारा दूसरा है और तीसरा है वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, तो इसको आप एक बार कंफ्यूज दूर करना है, इसको इसमें क्या दिक्कत है, क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद दूसरे में लिखा हुआ है कि नए राज्य की स्थापना एवं प्रवेश, लेकिन ये है सिर्फ बाहर के लिए। आप इसको लिख लीजिए, जो बाहर के राज्य हैं या बाहर और देशों के राज्य हैं, जैसे बाहरी राज्यों या देशों के लिए है ये। जैसे मैं बोलूं ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। अगर भारत के यहां आज तिब्बत है, तिब्बत है जिस पे चीन का कब्जा है, किसका कब्जा है, चीन का कब्जा है। अगर कल को, दोनों की बता रहा हूं मैं, स्टेब्लिशमेंट भी और एडमिशन भी, राज्य की स्थापना भी और प्रवेश भी, अगर कल को भारत इस पर आक्रमण करे या भारत चीन का यहाँ युद्ध हो और भारत इस चीज़ को, इस जगह को जीत जाए, इस जगह को जीत जाए, तो ये जो क्षेत्र होगा ये इसको भारत बोलेगा कि ये हमने इसको स्थापन किया है या इसको स्थापना बोलेगा। तो ये जो हमारा क्षेत्र है तिब्बत का, इसको हम अनुच्छेद 2 के अधीन मिलाएंगे। तो ये चीज़ें हमारी बाहरी हुआ ना, ये भारत के अंदर थोड़ा राज्य है, ये भारत के बाहर चीज़ें हैं, भारत के बाहर से प्रवेश हुआ है, भारत में नई चीज़ें जुड़ी हैं, नई चीज़ की स्थापना हुई है। तो ये हमारी तिब्बत की जो स्थापना हुई है इसको हम भारत में जोड़ लेंगे। कैसे कि हमारा एक विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ और उसमें जीता हुआ जो क्षेत्र है वो हमने अपने अधीन ले लिया है, अपना कब्जा उस पर कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने इसकी स्थापना की है या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट। प्रवेश का क्या मतलब है कि कल को युद्ध की स्थिति ना बने और ऐसा हो कि ये तिब्बत जो है, ये जो हमारे यहाँ तिब्बत है, हमारे पड़ोसी बिल्कुल, ये भारत हो गया, तो ये जो तिब्बत है ये कल को बोलने लगे कि मुझे तो भारत में मिलना है, अपनी मर्जी से बोले और बोले कि मुझे भारत में मिलना है भाई, और भारत के जो संविधान को लागू करना है, उसको फॉलो करना है, और संविधान के खिलाफ मुझे सारी चीज़ें, उस संविधान के खिलाफ कुछ भी चीज़ें हमें नहीं करनी है, कोई भी एक्टिविटी जो भारत में नहीं होती वो भी हमें नहीं करनी है, और हमें भारत के अधीन रह के अपना पालन पोषण करना है, और एक नए राज्य को हमें दर्जा मिलना चाहिए, या हम अपनी खुशी से ही हम खुद भारत में विलय होना चाहते हैं। तो ये अपनी मर्जी से आया ना, तिब्बत अपनी मर्जी से आया, तो इसको बोलते हैं एडमिशन। जिस हिसाब से स्कूल में एडमिशन होते हैं,
तुम पकड़ के जबरदस्ती थोड़ा एडमिशन कराते हो, अपनी खुशी से पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं लो सर हमारा बच्चा है, आप अपने स्कूल में इसको रख लीजिए और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे पढ़ाएं, कौन सी किताब पढ़ाएं या कौन सी आप इसको नॉलेज देंगे या आप कौन सी इसके जो है इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो कराएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ ये भी भारत की ही जिम्मेदारी है कि तिब्बत इसमें मिल गया तो अब ये भी एक हमारा राज्य का दर्जा इसको मिल गया और ये हमारा अपना एक पार्ट हो गया भारत का। तो इसको बोलते हैं हम राज्य की स्थापना और एवं प्रवेश। और ध्यान रखना किसके लिए ये भारत के अंदर के राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर से जो चीजें हो रही हैं बाहर आउटसाइडर के लिए है ये। सेकंड में और थर्ड में सिर्फ इतना ही फर्क है, सेकंड जो हमारा आउटसाइडर के लिए है और जो थर्ड अनुच्छेद है उसमें भी यही बातें हैं, नए राज्यों की जो स्थापना है या उनका नाम परिवर्तन है या क्षेत्र में परिवर्तन है, ये अनुच्छेद 3 कहता है। लेकिन वो हमारे अंदर के ही जो हमारे राज्य हैं क्षेत्र हैं उनकी बात करता है। तो बाहर की बात जो बात करता है वो हमारा अनुच्छेद 2 करता है, ठीक है, हमारा अनुच्छेद 2 करता है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। बताओ अब अनुच्छेद 2 आपको समझ में आया, क्या क्या चीजें थी आपको समझ में आई है कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, या अनुच्छेद 2 के जो अब मैं 3 बताने वाला हूं उसमें कंफ्यूज तो नहीं होगा आपको, बाहर और अंदर सिर्फ यही बातों का फर्क है। जैसे अनुच्छेद में लिखा हुआ है 1 से 2 राज्यों का निर्माण होता है, जैसे 1 या 1 से ज़्यादा 2 राज्यों में आपस में ही विलय कराओ या उनकी भूमि को आपस में मिला के एक नए राज्यों का निर्माण करो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं 1 या, ये साफ चमक रहा है आपको, थोड़ा सा ऐसे ही चमक रहा है, मैं दूसरा पेन लेता हूं, ठीक है। 1 या 1 से अनेक राज्यों को मिलाकर नए राज्य की स्थापना बोल दीजिए या प्रवेश बोल दीजिए। एक चीज तो ये, दूसरा उनके नाम में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन या उनकी क्षेत्र में बदलाव या सीमा में बदलाव, या सीमा में बदलाव। ये बोलता है हमारा अनुच्छेद 3 कि 2 राज्य, जैसे हमने उठाया अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं, जैसे हमने उठा लिया अपना यूपी उठा लिया, यूपी और बिहार उठा लेते हैं हम, यूपी और बिहार, ये हमारा यूपी है भाई और ये हमारा है इधर लगा हुआ मान लीजिए बिहार। तो यूपी बिहार में से हम बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लीजिए आप कि ये यूपी हो गया और ये हो गया हमारा बिहार। इतना क्षेत्र यूपी से ले लो और इसको बिना बिहार से अलग बता रहा हूं मैं, यूपी की बात बता रहा हूं, इतना क्षेत्र यूपी का ले लो और इसको हम बोल दीजिएंगे कि यूपी की जगह एसपी कर दो, यूपी की जगह एसपी कर दीजिए इसका नाम, तो यहां कर देगा। या दूसरी तरह से बोल सकता है कि इतना क्षेत्र यूपी से लो और इतना क्षेत्र हमारा बिहार से लो और इसको एसपी कर दो, इतने क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र हमारा एसपी हो गया। ये भी संभव है, लेकिन बात क्या याद रखनी है आपको, अनुच्छेद 2 में भी अनुच्छेद 3 में भी ये सारे काम हमारी भारत की संसद करेगी, भारत की संसद करेगी। इसमें राज्यों कोई हस्तक्षेप नहीं है, न राज्यों की इतनी हिम्मत है कि हमारा इस पे कोई ना कोई कुछ भी ऑब्जेक्शन हमारा राज्य कर सकता हो। राज्य की इतनी औकात है बस संविधान में, इसलिए बोलते हैं ना कि संघीय व्यवस्था है लेकिन सशक्त हमारा केंद्र बनाया गया है। जो हमारा सेंटर है वो बहुत मजबूत बनाया गया है, उसमें बहुत पावर है। इतनी पावर देख लो कि उस राज्य के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा क्या कि अगर किसी के नाम में, क्षेत्र में या किसी के तुम सीमा में कोई भी छेड़छाड़ करोगे कि उसको आप सूचित भी करो। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा
कि किसी राज्य के मामले में आप कोई हस्तक्षेप करो, मामला कौन सा, उसके नाम में, उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में कुछ भी हस्तक्षेप करोगे या परिवर्तन करोगे तो आपको ये नहीं है कि आप उससे पूछो। ये संसद से बोल रहा है हमारा संविधान कि संसद जो केंद्र सरकार है, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू उठा कोई से भी राज्य को, कोई से केंद्र शासित प्रदेश हो गया 28-8 को, और उसके नाम में परिवर्तन कर दे, उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में, उससे 2 को मिला के 1 बना दे, 1 से 4 बना दे, कुछ भी बना दे। ये सारी हमारी जो पावर है हमारी संसद के पास है, और इतनी भी पावर है कि आप पूछने की तो बात छोड़ो, उसे आप सूचित मत करो बेशक, लेकिन हमारी संसद फिर भी थोड़ा सा रहम करती है और राज्य को हमारा ये बताती है। कैसे बताती है, देखिए इसकी प्रक्रिया बताता हूं मैं। ये समझ में आया आपको कि एक तो प्रक्रिया ये है कि 2 राज्य को मिला के एक क्षेत्र बना दिया, ऐसे बन जाएगा, या यूपी में से ही एक अलग काट के यहाँ एसपी बना दिया, ये यूपी है, एक में से ही दूसरा राज्य बना दिया, या 2 में से एक बना दिया अपना, या इसकी जो सीमा है यूपी की, मान लीजिए ये यूपी है तो इसे काट दिया, नहीं चल भाई यूपी तो अलग हटाओ, और यूपी कल को बोलने लगे सर नहीं मेरे तो जो है इसमें सब चलेगा, मेरी तो राजधानी भी यहाँ है लखनऊ, और मेरे तो सारी चीज़ें यहाँ हैं, आप ऐसे कुछ भी हो ये नहीं मानेंगे, और ना इनके ऐसा कोई, इनके लिए संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है कि संसद इस चीज़ को आपको मानने के लिए बाध्य है, नहीं ये मानने के लिए बाध्य है। तो अब बात करते हैं इसकी जो प्रक्रिया होती है ना, वो सुनो कितनी इंटरेस्टिंग है। कि मान लिया यूपी की हम एग्जांपल लें कि भाई यूपी को हमें क्षेत्र में परिवर्तन करना है, ये हमारा यूपी है, और इसके मान लिया हमें क्षेत्र में परिवर्तन करना है या कुछ हिस्सा काट के अलग करना है, ये वाला। जैसे आपने बाद में बात भी सुनी थी कि यूपी को 4 हिस्से में मायावती बांट रही हैं, नहीं, बिना संसद के कुछ नहीं है भाई, ये संसद की शक्ति है, ये संसद के पास जो है शक्ति है कि उसके नाम में परिवर्तन करे, उसके जो है क्षेत्र में परिवर्तन करे, उसकी सीमा में परिवर्तन करे, या उसको काट के 2 बनाए 3 बनाए, क्यों क्या बनाए, वो हमारी संसद की शक्ति है। राज्य की शक्ति सिर्फ ये है, मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यूपी का कोई शहर है, यूपी का कोई शहर है, जैसे मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ छोड़ो, लखनऊ का नाम अभी लखनऊ ही है। जैसा आप इलाहाबाद नाम सुना था, इलाहाबाद, इलाहाबाद का अब नाम प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद का अब नाम प्रयागराज हो गया। या एक हरियाणा है, ये हरियाणा में एक शहर है, ये क्या, एक शहर हुआ करता था गुड़गांव, गुड़गांव ये एक शहर था, अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है गुरुग्राम। तो एक शहर में नाम की अगर बात होगी, नाम में परिवर्तन, तो ये राज्य सरकार का काम है, ये हमारा सीएम का काम था, क्या, योगी जी ने तो बदल रहा है सबके नाम, प्रयागराज का ये कर दिया, उसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, लेकिन यूपी का कल को एसपी कर दे, ये हमारा योगी नहीं कर सकता, ये हमारा संसद करेगा, ये हमारा मोदी करेगा। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, ये शक्ति प्रदान है हमारी संसद के पास। और उस राज्य के किसी शहर में, किसी जिले में, किसी गांव के, उसमें जो है नाम में परिवर्तन करने की शक्ति हमारी है, हमारी विधान मंडल के पास, या डायरेक्ट बोलूं तो मैं मुख्यमंत्री की। ये हमारा जो गुरुग्राम किया, गुड़गांव से गुरुग्राम किया, ये हमारे खट्टर सरकार ने किया था, खट्टर सरकार ने किया था ना, ये मोदी सरकार ने नहीं किया। तो ये शक्ति तो इनके पास है, लेकिन वो शक्ति नहीं है कि तुम जो है यूपी का नाम बदल दो या हरियाणा का नाम बदल दो, ये शक्ति हमारे संसद के पास है। तो इनके पास क्या है, संसद के पास शक्ति देखो कितनी है। जैसे अभी ये यूपी ले लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, ये यूपी है, यूपी को कल को इतना काटना है, तो इसमें क्या करना होगा संसद को, प्रक्रिया ये है कि इसमें पहले हमें राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम ऐसे ऐसे यूपी का नाम या यूपी का ये क्षेत्र ऐसे ऐसे ये लिख के, और उससे ये हम मान लिया सहमति ले लेंगे कि हाँ इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। तो फिर ये क्या होगा, ये बिल यहाँ से सहमति बन गई, तो ये हमारा फिर जाएगा कोई से सदन में। तुम्हें पता है मैं एक्ट बनने की या उसकी जो प्रक्रिया मैंने बता रखी है, पहले सदन में, फिर राष्ट्रपति के पास, उस पर मोहर लगी तो वो एक्ट बन गया, कानून बन गया। तो फिर ये कोई से हाउस में मान लिया, ये जाएगा हमारा लोकसभा में, लोकसभा से पास हो गया, फिर ये जाएगा हमारा राज्यसभा में, राज्यसभा से पास हो गया, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय जी हमारे क्या करते हैं, जबकि ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, ये कुछ करे ना करे, अगर ये साइन कर देंगे तब भी नाम परिवर्तन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इसको भेजते हैं हमारे राज्य की जो विधानमंडल होती है, राज्य की जो हमारी विधानमंडल होती है, विधानमंडल मतलब विधान परिषद या विधानसभा, या बोल लीजिए सीएम के पास भेजते हैं।
और बोल देते हैं कि तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर मुझे इसको लिखित रूप में इसका हमें जवाब चाहिए। देखो बोलते तो हैं कि हमें 6 महीने में बताओ, जैसे इनकी मानते हो, लेकिन वजह क्या है, बात क्या है कि अगर ये बोले नहीं नहीं सर ये आप गलत कर रहे हो, हमें तो ये लोकेशन ठीक है या ये नाम ठीक है या हमें तो इतना क्षेत्र बहुत है, आप ऐसा मत करो, एक चीज़ तो ये, या दूसरा बोल दे कि सर जैसे आप चाहो वैसे कर लो, या फिर बोले तो सर इतना क्षेत्र ना काट के आप थोड़ा ही काट लो, ऐसा बोल सकते हैं। या बोले कि नहीं नहीं आपकी जो इस क्षेत्र में जो है हमारी तो ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती है, किसी को हिम्मत नहीं जो हमसे 1 इंच जमीन ले ले, ये कुछ भी बोल सकते राज्य। लेकिन इनकी पता क्या हैसियत है, इनकी हैसियत ये है कुछ भी बोले या कुछ नहीं मानने वाले, ना सुनने वाले, ना इनका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इतनी इनकी मजबूताई है भाई राज्यों की, इतनी इनकी हैसियत है राज्य केंद्र के सामने। तो इनकी सीमा में, नाम में, क्षेत्र में जो परिवर्तन या बदलाव करने का वो है, या नए राज्यों का जो गठन करने का जो नियम है, प्रावधान है, वो हमारे अनुच्छेद कौन से में है, अनुच्छेद 3 में है। लेकिन है किस में, जैसा अनुच्छेद 2 में क्या था, नए राज्यों का प्रवेश था और स्थापना थी, लेकिन ये बाहर के लिए था, बाहरी। ये क्या है, ये अंदर के तो है, यूपी भाई अंदर अपना ये है, हरियाणा ये है, बिहार ये सब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं मैं आपको, एग्जाम्पल ले लो जी। हाँ एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल कमी नहीं, लेकिन आप समझना चाहिए बस। जैसे 2014 में क्या हुआ, 2014 में आंध्र प्रदेश से भाई काट दिया तेलंगाना, बताओ करा नहीं करा है? तो ये कौन सा अनुच्छेद के खिलाफ करा, अनुच्छेद का अधीन रख करा, ये अनुच्छेद 3 के समक्ष रह के किया है ये चीजें, अनुच्छेद 3 के। सन 2000 में 3 राज्य काट दिए थे हमारे, यूपी बिहार और एक मध्य प्रदेश। यूपी से काट के क्या बना दिया, हमारा उत्तराखंड बना दिया था, बिहार से काट के हमारा झारखंड बना दिया था, और मध्य प्रदेश काट के हमारा छत्तीसगढ़ बना दिया था। ये चीजें काट दी थी ना, ये संसद ने काट दी थी, बिना पूछे काट दी थी। और अगर ये मना भी करते ना, यूपी मना करता है सर हमें मत काटो, बिहार मना करता है या एमपी, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मना करते रहो, काम हो गया। तो ये हमारी संसद की शक्ति है, ये हमारा संसद करता है। तो ये चीजें हमारी संसद के पास हैं सारी, कि हमारे नाम में परिवर्तन, राज्य में सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। तो ये दोनों जो चीजें मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ये हमारे अनुच्छेद 3 के लिए हैं। तो आप समझ के देसी भाषा में क्या कह रहा हूं मैं, अनुच्छेद 3 वो है कि परिवर्तन होगा, लेकिन जो हमारे पहले राज्य हैं उनके अंदर कुछ परिवर्तन करना हो। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो बाहर से अपनी मर्जी से आया हो, या हमने युद्ध के समय में अपने को मिलाया हो, या उस पर अपना अधिकार जमा लिया हो, उनका एडमिशन प्रवेश की बात है, या उनके स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बातें हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे कैसे हैं। 2 में 3 में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन ना हो, इतने अच्छे से मैंने समझाया है और काफ़ी डिटेल में भी समझाया एग्जाम्पल को लेके। ठीक है, तो अगर मैं नींद में पूछूं आपसे कि भाई अनुच्छेद 2 में 3 में क्या फ़र्क है, पहले में साफ है, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या है कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की अनुमति है या शक्ति है, वो भी संसद के पास है, लेकिन वो बाहरी उसकी है, आउटसाइडर जो हमारे राज्य हैं, आउटसाइडर जो हमारी ज़मीन है उसकी है। और जो इनसाइडर की बात करते हैं हम, घर में ही बात करते हैं, तो अनुच्छेद 3 की बात है। जैसे मैंने समझाया, आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना हो गया, यूपी से कट के उत्तराखंड हो गया, बिहार से कट के झारखंड हो गया, और एमपी से कट के हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। ये चीज़ें थी। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे भाई। आप इसको लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है। अब आगे बढ़े। आगे आ जाओगे। भाग जो हमारा फर्स्ट है उसका हमारा लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। ये क्या कहता है, इसे गौर से सुनो। ये बोलता है भाई कि जो हमारा अनुच्छेद 2 है और जो हमारा अनुच्छेद 3 है, गौर से सुनो, जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद जो 3 है, इनमें जो भी कार्य हुआ है, या नए राज्यों का विलय या स्थापना या प्रवेश जो भी हुआ है, ये जो भी ये काम हुआ है इनमें अनुच्छेद 2 में या 3 में जो वर्णित हुआ है,
इनमें जो है आर्टिकल 300 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कि इतनी भी इनकी बेइज्जती कर दी है और भी ज़्यादा राज्यों की, कि इतना काम होने के बाद भी मैंने बताया ना कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। और अनुच्छेद कौन सा बोलता है? वो अनुच्छेद 368 बोलता है कि 368 के जो है हम ये 368 में लिखा हुआ है कि ये शक्ति हमारे संसद के पास है संविधान में संशोधन करने की। तो ये बोल रहा है अनुच्छेद 4 कि जो अनुच्छेद 2 में काम हुआ है, काम क्या हुआ है? नए राज्यों का गठन, स्थापना, प्रवेश। 3 में भी वही हुआ है, बस इसमें बाहरी का हुआ है, जो बाहर के लोग वे हैं राज्य, और इसमें हमारे अंदर वाले को लिए हुआ है। तो ये इन दोनों में जो ये काम हुए हैं स्थापना वगैरह का लेके, ये हमारे 360 जो आर्टिकल है जो संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, इसके अधीन नहीं होंगे। मतलब अगर इनका प्रवेश या ये होगा ना, तो उसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। या आप ऐसे बोल लीजिए कि जो सन 2000 में जो 3 राज्य कटे थे, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इनमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कहीं कि इसमें कहीं लिखा हो कि भाई यूपी से कट के उत्तराखंड अलग हुआ, जो इसमें संविधान संशोधन हमें करना पड़ेगा 23वां? ऐसा थोड़ा ना हुआ है। कहीं संविधान संशोधन आपने पढ़ा है कि कौन संविधान संशोधन से हमारा ये अलग हुआ है? नहीं पढ़ा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब हम ये अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में हम अलग निर्माण करते हैं या सीमा में परिवर्तन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, या ये चीजें करते हैं, एक राज्य से 2 बन गए, 3 बन गए, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पता है ना आपको कैसे होती है? 3 तरह से होती है। जैसे एक सिंपल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की पूर्ण सहमति, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग समझ में ना हो तो बताओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बात यही लिखी हुई जो बोल रहा हूँ। स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति, या उनकी जो है वोटिंग बोल लीजिए आप। तो एक तो सिंपल मेजोरिटी हो गया, एक स्पेशल मेजोरिटी होगा, 2/3 वाला सिस्टम होता है। एक क्या है, 2/3 भी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की हमारी, आधे से ज्यादा राज्यों की हमारी सहमति भी हो, जब होता है। तो ये हमारा पता कौन सी प्रक्रिया में डाला गया है? ये वाली स्थापना, प्रवेश, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, ये इसमें सिंपल मेजोरिटी के अंडर आता है। इसका मतलब यह है इसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिंपल मेजोरिटी के अंडर आता है। इसमें घोर बेइज्जती कर दी है कि एक तो परिवर्तन कर दिया, सारा काम कर दिया, तब भी उन्हें एक ऐसा दर्जा नहीं मिला कि हाँ इसके लिए भाई स्पेशल कोई मेजोरिटी बनाई हो, स्पेशल कोई बैठक करी हो, या कोई ऐसा अलग से काम किया हो जिसमें इस राज्य भी ये सोचे कि हाँ यार हमारे लिए, हमारा अगर परिवर्तन हुआ है तो कम से कम संघ का भी कुछ ना कुछ मत्था खराब हुआ होगा। कुछ भी मत्था खराब नहीं हुआ, था नाम परिवर्तन कर दिया, और वो भी सिंपल मेजोरिटी। बस सिंपल मेजोरिटी कितनी? 50 से 1 ज्यादा, बस हो गई, 50 से 1 ज्यादा हो गई। तो अनुच्छेद 4 में ये लिखा है कि, दोबारा सुनो, कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो काम हुए हैं या इनके अनुसार जो काम हुए हैं, उनके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 में 368 के द्वारा उनमें कार्य करने की शक्ति या कार्य करने की जरूरत नहीं है, या उनमें जो हम काम करेंगे अनुच्छेद 2 में या अनुच्छेद 3 में जो कार्य किए हैं, उनके लिए कोई अलग से संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा हमें, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएंगे। एक कानून सा वैसे ही बन जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, यूपी कट के और उत्तराखंड बन के बात खत्म। इसे ये नहीं हवा बनाएंगे हाँ भाई ये तो ये था और ये तो बहुत बड़ा काम किया है और इसको तो दुनिया पढ़ेगी तो इसको संविधान संशोधन माना जाए, इसको तो वो माना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, एक बार गौर से सुनो। हम भाग पहले की बात कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। पहले आर्टिकल लिखा है इंडिया डेट इज भारत, राज्यों का संघ होगा। समझ गए आप क्या होगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका पूरा संघ होगा। दूसरे अनुच्छेद में लिखा है किसी नए राज्य का प्रवेश या उनका स्थापना, ब्रैकेट में लिख लीजिए बाहरी जो हमारा राज्य है उसकी स्थापना होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया तिब्बत की, अगर कल को कुछ होने लगे उस तरीके से। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि हमारे जो अंदर की बात है, जो अंदर के राज्य हैं, 1 या 1 से ज़्यादा राज्यों की कुछ सीमाएं घटा बढ़ा के किसी नए राज्य की स्थापना करें, या उनके जो क्षेत्र में परिवर्तन करें, या उनके नाम में परिवर्तन करें।
तो ये हमारा अनुच्छेद 3 में वर्णित है, और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे संसद के पास है। और राज्यों के जिले में या किसी शहर का नाम परिवर्तन करने की शक्ति हमारी जो है हमारी इसके पास भी है, क्या बोलते हैं, सीएम के पास है। लेकिन उसी राज्य के नाम में या सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 4 ये बोलता है कि हमारे जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो काम हुए हैं उनके लिए हमारे संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से काम बन जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 4 बोलता है। आई होप आपको ये बढ़िया समझ में आए होंगे। अब से पहले हो सकता है आपने पढ़े हों, कई बार पढ़े हों, लेकिन समझ में ना आ रहे हों, कन्फ्यूजिंग हो, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा भाग है वो भाग 2 है। भाग 2 क्या? हमारा नागरिकता है, सिटीजनशिप है। उसमें अनुच्छेद 5 से लेके हम अनुच्छेद 11 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा भाग 3 आएगा जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके अधिकार की बात करता है, आपको अधिकार कैसे मिलेंगे वो उसकी बात करता है। ठीक है, उनको पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखो अपना और ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।